भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका मित्र और आपका हमसफर। कहानियों के इस हमसफर में आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की बड़ी खूबसूरत कहानी कैदी को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। कैदी, हम आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कैदी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। आज मुंशी प्रेमचंद्र जी की कैदी कहानी को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्होंने एक कैदी के जीवन में कितनी खूबसूरती से उसका वर्णन किया है, वृतांत किया है कि वो कहानी आपको दिल ही दिल में सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक कैदी का जीवन कैसा होता है। और चलिए आज हम आपके बीच एक नई कहानी लेके आ रहे हैं। कैदी, लेखक मुंशी प्रेमचंद, स्वर साहिल श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता लीड इंडिया टीवी न्यूज़। तो दोस्तों, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि इन कहानियों को ज़रूर सुनिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक खूबसूरत कहानियों की श्रृंखला में। हम प्रवेश करते हैं। कहानी का नाम कैदी। 14 साल तक निरंतर मानसिक वेदना और शारीरिक यातना भोगने के बाद आइवन ओकोटस्क जेल से निकला, पर उस पक्षी की भांति नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन होकर निकला हो, बल्कि उस सिंह की भांति जिसे कटघरे की दीवारों ने और भी भयंकर तथा और भी रक्त लोलुप बना दिया हो। उसके अंत स्थल में एक द्रव ज्वाला उमड़ रही थी, जिसने अपने ताप से उसके बलिष्ठ शरीर, सुडौल अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाषाओं को झुलस डालता था। आज उसके अस्तित्व का एक एक अणु एक एक चिंगारी बना हुआ था, क्षुधित, चंचल और विद्रोह में। जेलर ने उसे तौला। प्रवेश के समय 2 मन 3 शेर था, आज केवल 1 मन 5 शेर। जेलर ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम बहुत दुर्लभ हो गए हो आइकन। अगर जरा भी कुपत्य हुआ तो बुरा होगा। आइवन ने अपनी हड्डियों के ढांचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अग्निमय प्रवाह का अनुभव करता हुआ बोला, कौन कहता है कि मैं दुर्बल हो गया हूं? तुम देख रहे होगे, दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी आइकन नहीं मरेगा। मिस्टर जेलर, 100 वर्ष तक नहीं, विश्वास रखिए। आइवन इसी प्रकार बहकी बहकी बातें किया करता था, इसीलिए जेलर ने ज्यादा परवाह नहीं की। सब उसे अर्ध विक्षिप्त समझते थे। कुछ लिखा पढ़ी हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तकें मंगवाई गई, पर वे सारे सूट अब सब उतारे हुए से लगते थे। कोटों को जेबों में कई नोट निकले, कई नगद रुपल। उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और निम्न कर्मचारियों को दे दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया हो। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता है आइवन, तुम सरकारी आदमियों को रिश्वत नहीं दे सकते। आइवन साधु भाव से हंसा, यह रिश्वत नहीं है मिस्टर जेलर, इन्हें रिश्वत देकर अब मुझे क्यों, इनसे क्या लेना देना है? अब यह अप्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या देंगे? यह उन कृपाओं का धन्यवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या, मेरा यहां 14 घंटा रहना भी असहाय हो जाता। जब वह जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे कर्मचारी उसके पीछे उसे मोटर तक पहुंचाने चले। 15 साल पहले आइकन मास्को के संपन्न और संप्रभात कुल का दीपक था। उसने विद्यालय में ऊंची शिक्षा पाई थी, खेल में अभ्यस्त था, निर्भीक था, उदार और सहृदय था। दिले आईने की भांति निर्मल, शील का पुतला,
दुर्बलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती थी। उसके साथ हेलन नाम की एक युवती पढ़ती थी, जिस पर विद्यालय के सारे युवक प्राण देते थे। वो जितनी ही रूपवती थी उतनी ही तेज थी, बड़ी कल्पनाशील और अपने मनोभाव को तालों में बंद रखने वाली। आइवन में क्या देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गई, यह कहना कठिन है। दोनों में लेश मात्र भी सामंजस्य न था। आइवन शैर और शराब का प्रेमी था, हेलन कविता, संगीत, नृत्य पर जान देती थी। आइवन की निगाह में रुपए केवल इसलिए थे कि दोनों हाथों से उड़ाए जाए। हेलन अत्यंत कृष्ण। आइवन को लेक्चर हॉल कारगर सा लगता था, हेलन इसे सागर की मछली थी। पर कदाचित यह विभिन्नता ही उनमें स्वाभाविक आकर्षण बन गई, जिसने अंत में विकल्प प्रेम का रूप लिया। आइवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स्वीकार भी कर लिया। दोनों किसी शुभ मुहूर्त में पाणी ग्रहण करके सुहाग रात बिताने के लिए किसी पहाड़ी जगह में जाने के मंसूबे बांध रहे थे कि सहसा राजनीतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलन पहले से ही राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी। आइवान भी उसी रंग में रंग उठा। खानदान का रईस था, इसके लिए प्रजा पक्ष लेना एक महान तपस्या थी। इसीलिए जब कभी वह संग्राम में हताश हो जाता तो हेलन उसके हिम्मत बढ़ाती और आइवन उसके साहस और अनुराग से प्रभावित होकर अपनी दुर्बलता पर लज्जित हो जाता। इन्हीं दिनों उक्कैन प्रांत की सूबेदारी पर रोमनाथ नाम का एक गवर्नर नियुक्त हुआ। बड़ा ही कट्टर, राष्ट्रवादियों का जानी दुश्मन। दिन में 2-4 विद्रोहियों को जब तक जेल न भेज देता उसे चैन न आता। आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें साइबेरिया भिजवा दिया। कृषकों को सभाएं तोड़ दी, नगर की म्यूनिसिपैलिटियां तोड़ दी और तब जनता ने अपना रोष प्रकट करने के लिए जलसे किए तो पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिससे कई बेगुनाहों की जानें गईं। मार्शल लॉ जारी कर दिया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोग मारे डर के घरों में न निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक को तलाशती लेती थी और उसे पीटती थी। हेलन ने कठोर मुद्रा से कहा, यह अंधेरा तो अब नहीं देखा जाता आइवन, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। आइवन ने प्रश्न को आंखों से देखा। उपाय? हम क्या कर सकते हैं? हेलन ने उसकी जड़ता पर खिन्न होकर कहा, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूं हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं इन्हीं हाथों से उसका अंत कर दूंगी। आइवन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। तुम समझती हो उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ियों में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डिब्बे में सफर करता है। मुझे तो असंभव लगता है हेलन, बिल्कुल असंभव। हेलन कई मिनटों तक चाय बनाती रही। फिर 2 प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुंह में लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। वह किसी विचार में तन्मय हो रही थी। सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों में तेज भर कर बोली, ये सब कुछ होते हुए भी मैं उसे कत्ल कर सकती हूं आइवन। आदमी एक बार अपनी जान पर खेल कर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूंगी? मैं उससे रहो रस्म पैदा करूंगी, उसका विश्वास प्राप्त करूंगी, उसे भ्रांति में डालूंगी कि मुझसे प्रेम है। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग को भांति रस छिपा ही रहता है। मैं तो समझती हूं कि रोमनाथ की वह दमन नीति उसके अवरुद्ध अभिलाषा की गांठ है और कुछ नहीं। किसी मायावनी के प्रेम में असफल होकर उसके हृदय का रस स्रोत सूख गया है। वहां रस का संचार करना होगा और किसी युवती का एक मधुर शब्द, एक सरल मुस्कान भी जादू का काम करेगी। ऐसे को तो वह चुटकियों में अपने पैरों पर गिरा सकती है, पर तुम जैसे सैलानियों को रिझाने में इससे कहीं कठिन नहीं है। अगर तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं रूपहीन नहीं हूं, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कार्य सफल होगा। बतलाओ मैं रूपवती हूं या नहीं? उसने तिरछी आंखों से आइवन को देखा। आइवन उस भाव विलास पर मुग्ध होकर बोला, तुम ये मुझसे पूछती हो हेलन? मैं तो तुम्हें संसार की। हेलन उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम मूर्ख हो आइवन।
इसी नगर में मैं नहीं, हमारे विद्यालय में ही मुझसे कहीं रूपवती बालिकाएं मौजूद हैं। हाँ, तुम इतना ही कह सकते हो कि तुम कुरूपा नहीं हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें संसार का सबसे रूपवान युवक समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ जो चेहरे मोहरे से तुमसे कहीं बढ़कर है, मगर तुम में कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्ही में है और वो मुझे और कहीं नजर नहीं आती। तो मेरा कार्यक्रम सुनो। मैं 1 महीना तक मुझे उससे मेल करते लगेगा, फिर वो मेरे साथ सैर करके निकलेगा और तब एक दिन हम और वो दोनों रात को पार्क में जाएंगे और तालाब के किनारे बेंच पर बैठेंगे। तुम उसी वक्त रिवॉल्वर लिए आ जाओगे और वहीं उसकी पृथ्वी पर उसके बोझ से हल्की हो जाएगी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, आइवन एक रईस लड़का था और क्रांतिमय राजनीति से उसका हार्दिक प्रेम न था। हेलन के प्रभाव में कुछ मानसिक सहानुभूति उसे पैदा हो गई थी और मानसिक सहानुभूति प्राणों को संकट में नहीं डालती। उसने प्रकट रूप से तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ संदिग्ध भाव से बोला, ये तो सोचो हेलन, इस तरह की हत्या कोई मानुषिक कृति है? हेलन ने तीखेपन से कहा, जो दूसरों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं करता उसके साथ हम क्यों मानवीय व्यवहार करें? क्या यह सूर्य की भांति प्रकट नहीं है? क्या सैकड़ों परिवार इस राक्षस के हाथों तबाह हो रहे हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम न जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्टाचरण देखती हूं तो मेरा रक्त खौलने लगता है और मैं सच कहती हूं, जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है तो मेरी बोटी बोटी हिंसा के आवेग से कांपने लगती है। अगर मेरे सामने कोई उसकी खाल भी खींच ले तो मुझे दया न रहे। अगर तुम्हें इतनी साहस नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। हाँ, देख लेना मैं कैसे उस कुत्ते को जहन्नुम पहुंचाती हूं। हेलन का मुखमंडल हिंसा के आवेग से लाल हो गया। आइवन ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है हेलन, मेरा यह आशय न था। मैं इस काम में तुम्हें सहयोग न दूंगा। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारी आत्मा देश की दुर्दशा में कितनी विकल है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि यह काम इतना आसान नहीं है और हम बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा। हेलन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम इसकी चिंता ना करो आइवन, संसार में मेरे लिए जो वस्तु सबसे प्यारी है उसे दांव पे रखते हुए क्या मैं सावधानी से काम न लूंगी? लेकिन तुमसे एक याचना करती हूं, अगर इस बीच में कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें बुरा मालूम हो तो तुम मुझे क्षमा करोगे ना? आइवन ने विस्मय भरी आंखों से हेलन के मुख की ओर देखा। उसकी आशय समझ में न आया। हेलन डरी। आइवन कोई आपत्ति तो नहीं खड़ी करना चाहता। आश्वासन के लिए अपने मुख और आतुर अधरों के समीप ले जाकर बोली, प्रेम का अभिनय करने में मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा जिस पर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार है। डरती हूं कहीं तुम मुझ पर संदेह न करने लगो। आइवन ने उसको मोह पास में लेकर कहा, यह असंभव है हेलन, विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। अंतिम शब्द कहते कहते उसके आंखें झुक गई। इन शब्दों में उदारता का जो आदर्श था वह उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, वह सोचने लगा। इसके 3 दिन के पीछे नाटक का सूत्रपात्र हुआ। हेलन अपने ऊपर पुलिस को निराधार संदेह को फरियाद लेकर रोमनाथ से मिले और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस के अधिकारी उससे केवल इसलिए असंतुष्ट हैं कि वह उनके कलुषित प्रस्तावों को ठुकरा रही है। यह सत्य है कि विद्यालय में उसकी संगीत के कुछ उग्र युवकों से हो गई थी, पर विद्यालय से निकलने के बाद उससे उसका कोई संबंध नहीं था। रोमनाम जितना चतुर था उससे कहीं चतुर अपने को समझता था। अपने 10 साल के अधिकारी जीवन में उसे किसी ऐसी रमणी ने सबिका से ना पड़ा था। उसने उसके ऊपर इतना विश्वास करके अपने को उसकी दया पर छोड़ दिया हो। किसी धन ललुप्त की भांति सहसा या धन राशि देखकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अपनी समझ में तो वह हेलन से उग्र युवकों के विषय में ऐसी बहुत सी बातों का पता लगाकर फूला ना समाए, जो खुफिया पुलिस वालों को बहुत सिर मारने पर भी ज्ञात न हो सकी थी। पर इन बातों में मिथ्या का कितना मिश्रण है यह वह न भाप सका। इस आधे घंटे में
युवती ने अनुभवी अफसर को अपने रूप के मदिरा में उन्मत्त कर दिया था। जब हेलन चलने लगी तो रोमनाथ ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, मुझे आशा है यह हमारी आखिरी मुलाकात न होगी। हेलन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जिस सौजन्य से मेरी विपत्ति कथा सुनी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कल आप तीसरे पहर यहाँ चाय पिए। रब्त जब्त बढ़ने लगा। हेलन आकर रोज की बातें आइवन से कह सुनाती। रोमनाथ वास्तव में जितना बदनाम है उतना बुरा नहीं। वह बड़ा रसिक, संगीत और कला का प्रेमी और शील तथा विनय की मूर्ति। इन थोड़े ही दिनों में हेलन से उसकी घनिष्ठता हो गई। वह किसी अज्ञात रीति से नगर में पुलिस का अत्याचार कम होने लगा। अंत में निश्चित तिथि आ गई। आइवन और हेलन दिन भर बैठे बैठे इसी प्रश्न पर विचार कर रहे थे। आइवन का मन आज बहुत चंचल हो रहा था। वह कभी अकारण ही हंसने लगता, कभी अनायास रो पड़ता। शंका, प्रतीक्षा और किसी अज्ञात चिंता ने उसके मनोसागर को इतना अशांत कर दिया था कि उसकी भावों की नौकाएं डगमगा रही थी। न मार्ग का पता था न दिशा का। हेलन भी आज बहुत चिंतित और गंभीर थी। आज के लिए उसने पहले ही से सजीले वस्त्र बनवा रखे, रूप को अंकलित करने के न जाने किन किन विधानों का प्रयोग कर रही थी, पर इसमें किसी योद्धा का उत्साह नहीं, कायर का कंपन था। सहसा आइवान ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुम आज इतनी मायावती हो गई हो हेलन, कि मुझे न जाने क्यों तुमसे भय हो रहा। हेलन मुस्कुराई। उसके मुस्कान में करुण भरी हुई थी। मनुष्य को कभी कभी कितनी ही अप्रिय कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है आइवन। आज मैं सुधा से विष का काम लेने जा रही हूं। अलंकार का ऐसा दुरुपयोग तुमने कहीं और देखा है? आइवन उड़े हुए मन से बोला, इसी को राष्ट्र जीवन कहते हैं। ये राष्ट्र जीवन नहीं, ये नरक है। मगर संसार में अभी कुछ दिन और इसकी जरूरत है। ये अवस्था जितनी जल्द बदल जाए उतना ही अच्छा है। पासा पलट चुका था। आइवन गर्म होकर का, अत्याचारियों को संसार में फैलने फूलने दिया जाए, जिससे एक दिन इनके कांटों के मारे पृथ्वी पर कहीं पांव रखने की जगह न रहे। हेलन ने कोई जवाब न दिया, पर उसके मन में जो आस्वाद उत्पन्न हो रहा था वो उसके मुख पर छलक रहा था। राष्ट्र उसकी दृष्टि में सर्वोपरि था। उसके सामने व्यक्ति का कोई मूल्य न था। अगर इस समय उसका मन किसी कारण से दुर्बल भी हो गया था, उसे खोल देने में उसमें साहस न था। दोनों गले मिलकर विदा हुए। कौन जाने ये अंतिम दर्शन है। दोनों के लिए दिल भारी थे, आंखें सजल। आइवन ने उत्साह में कहा, मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। हेलन ने कोई जवाब नहीं दिया। आइवन ने फिर सानुरोध कहा, खुदा से मेरे लिए दुआ करना हेलन। हेलन ने जैसे रोते हुए गले से कहा, मुझे खुदा पर भरोसा नहीं है। मुझे तो है, कब से, जब से मेरी मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई। वह वेग के साथ चला गया। संध्या हो गई थी और 2 घंटे के बाद ही उस कठिन परीक्षा का समय आ गया। उससे इसके प्राण कांप रहे थे। वह कहीं एकांत में बैठकर सोचता रहता था। आज उसे ज्ञात हो रहा था कि वह स्वाधीन नहीं है। बड़ी मोटी जंजीर उसके एक एक अंग को जकड़े हुए थी। इन्हें वो कैसे तोड़े। 10 बज गए थे। हेलन और रोमनाथ पार के एक कुंज में बेंचों पर बैठे हुए थे। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। चांद किसी क्षण अंसा की भांति बादलों में छिपा हुआ था। हेलन ने इधर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, अब तो देर हो गई है, यहां से चलना चाहिए। रोमनाथ ने बेंच पर पांव फैलाते हुए कहा, अभी तो ऐसी देरी नहीं हुई है हेलन। कह नहीं सकता हूं जीवन में क्षण स्वप्न है या सत्य, लेकिन सत्य भी है तो स्वप्न से अधिक मधुर, और स्वप्न भी है तो सत्य से अधिक उज्जवल। हेलन बेचैन होकर उठी और रोमनाथ का हाथ पकड़कर बोली, मेरा जी आज कुछ चंचल हो रहा है, सिर में चक्कर सा आ रहा है, चलो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रोमनाथ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बगल में बिठाते हुए कहा, लेकिन मैंने मोटर तो 11 बजे बुलाती है। हेलन के मुख से एक चीख निकली, 11 बजे? हाँ, अब 11 बजा चाहते हो, आओ। तब तक और कुछ बातें।
रात तो काली बला सी मालूम होती है, जितनी ही देर उससे दूर रख सकूं उतना ही अच्छा है। मैं तो समझता हूं उस दिन तुम मेरे सौभाग्य की देवी बनकर आई थी हेलन, नहीं तो अब तक मैं न जाने क्या क्या अत्याचार किए होते। इस उदार नीति ने वातावरण में शुभ परिवर्तन कर दिया है, उस पर मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है। महीनों के दामन से जो कुछ न कर पाया था वह दिनों के आश्वासन ने पूरा कर दिखाया है। इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं हेलन, केवल तुम्हारा। पर खेद यही है कि हमारी सरकार दया करना नहीं जानती, केवल मारना जानती है। जार के मंत्रियों में अभी से मेरे विषय में संदेह होने लगा है और मुझे यहां से हटाने का प्रस्ताव हो रहा है। ऐसा टार्च का चकाचौंध पैदा करने वाली प्रकाश बिजली की भांति चमक उठा और रिवॉल्वर छूटने की आवाज है। उसी वक्त रोमनाथ ने उछलकर आइवन को पकड़ लिया और चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो खून, हेलन तुम यहां से भागो। पार्क में कई संतरे थे, चारों ओर दौड़ पड़े। आइवन घिर गया। पार्क में कई संतरे थे, चारों ओर से दौड़ पड़े। आइवन घिर गया और एक क्षण में न जाने कहां से टाउन पुलिस, सशस्त्र पुलिस, गुप्त पुलिस और सवार पुलिस के जत्थे आ पहुंचे। आइवन गिरफ्तार हो गया। रोमनाथ ने हेलन से हाथ पकड़कर संदेह के स्वर में कहा, ये आइवन तो वही वक है जो तुम्हारे साथ विद्यालय में था। हेलन ने क्षुब्ध होकर कहा, हाँ है, लेकिन मुझे इसका जरा भी अनुमान न था कि वह क्रांतिवादी हो गया है। गोली मेरे सिर पर सनसन करती हुई निकल गई। या ईश्वर, मैंने दूसरा फायर करने का अवसर ही न दिया। मुझे इस युवक की दशा पर दुख हो रहा है हेलन। यह अभागे समझते हैं कि इन हत्याओं से वे देश का उद्धार कर लेंगे। अगर मैं मर ही जाता तो क्या मेरी जगह कोई मुझसे ज्यादा कठोर मनुष्य ना जाता? लेकिन मुझे जरा भी क्रोध दुख का भय नहीं है हेलन, तुम बिल्कुल चिंता न करना। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। रास्ते भर रोमनाथ इस आघात से बच जाने अपने आप को बधाई और ईश्वर को धन्यवाद देता। हेलन विचारों में मग्न बैठी रही। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में अभियोगी चला और हेलन सरकारी गवाह थी। आइवन को मालूम हुआ कि दुनिया अंधेरी हो गई है और वो उसकी अथाह गहराइयों में धंसता जा रहा है। 10 साल के बाद आइवन रेलगाड़ी से उतरकर हेलन के पास जा रहा है। उसे घर वालों की सुध न है। माता और पिता उसके वियोग में मरणासन्न हो रहे हैं, इसकी उसे परवाह नहीं। वह अपने 14 साल के पाले हुए हिंसा भाव से उन्मत्त हेलन के पास जा रहा है, पर उसकी हिंसा में रक्त की प्यास नहीं, केवल गहरी दाहक और दुर्भावना है। इन 14 सालों में उसने जो यातनाएं झेली हैं, उनका 2-4 वाक्यों में मानो सत्य निकलकर विष के समान हेलन की धमनियों में भरकर उसे तड़पते हुए देखकर वह अपनी आंखों को तृप्त करना चाहता है। और वह वाक्य क्या है? हेलन, तुमने मेरे साथ जो दगा की है वो शायद त्रिया चैत्र के इतिहास में भी अद्वितीय है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया। मैं केवल तुम्हारे इशारों का गुलाम था। तुमने ही मुझे रोमनाथ को हत्या के लिए प्रेरित किया और तुमने ही मेरे विरुद्ध साथी छेदी। केवल अपने कुटिल काम के लिप्सा को पूरा करने के लिए मेरे विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न था। रोमनाथ और उसकी सारी पुलिस छूटी शहादातों से मुझे परास्त न कर सकती थी, मगर तुमने केवल अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, केवल रोमनाथ के विषप्त आलिंगन का आनंद उठाने के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया। पर आंखें खोल कर देखो कि वही आइवन है जिसने तुम्हारे पैर के नीचे कुचलता था, जो तुम्हारी उन सारी मक्कारियों का पर्दा खोलने के तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने राष्ट्र की सेवा का बीड़ा उठाया है। तुम अपने राष्ट्र की वेदी पर होम कर देना चाहती थी, किंतु कुत्सित कामनाओं के पहले ही प्रलोभन में तुमने अपने सारे बहुरूप को तिलांजलि देकर भोग लालसा की गुलामी को करने पर उतर गई। अधिकार और समृद्धि के लिए पहले ही टुकड़े पर तुम दुम हिलाती हुई टूट पड़ी। धिक्कार है तुमको, भोग विलास को और तुम्हारे इस कुत्सित जीवन को। संध्या काल था। पश्चिम की क्षितिज पर दिन की चिता जलकर ठंडी हो रही थी और रोमनाथ के विशाल भवन में हेलन की अर्थी को ले जाने की तैयारियां चल रही थी। नगर के नेता जमे थे। रोमनाथ अपने शोक कंपित हाथों में अर्थी की पुष्पहारों से सजा रहा था, उन्हें आत्मजल से शीतल कर रहा था। उसी वक्त आइवन उन्मत्त वेश में दुर्बल झुका हुआ, सिर के बाल बढ़ाए, कंकाल सा आकार खड़ा हो गया। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। समझे कोई भिक्षुक होगा जो ऐसे अवसरों पर दान के लोभ में आ जाया करते हैं।
जब नगर ने बिशप अंतिम संस्कार समाप्त किया और मरियम की बेटियां नए जीवन के स्वागत पर गीत गा चुकी थी, आइवन ने अर्थी के पास आकर आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, यह दुष्टा है जिसने सारी दुनिया को, पवित्र आत्माओं को शुभ कामनाएं भी नर की यातना से नहीं बचा सकती। वे ये इस योग्य नहीं थी इसकी लाश। कई आदमियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे धक्के देते हुए फाटक की ओर ले चले। उसी वक्त रोमनाथ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अलग ले जाकर पूछा, दोस्त, क्या तुम्हारा नाम क्लाइडियस आइवन नाफ है? हाँ, तुम वही हो। मुझे तुम्हारी सूरत याद आ गई। मुझे सब मालूम है, रत्ती रत्ती मालूम है। हेलन ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। वो इस संसार में नहीं है। मैं झूठ बोलकर उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तुम उस पर कठोर शब्दों का प्रहार करो या कठोर आघातों का, वह समान रूप से शांत रहेगी, लेकिन अंत समय तक वह तुम्हें याद करती रही। उस प्रसंग को स्मृति से उसे सदैव रुलाती थी। उसके जीवन की यह सबसे बड़ी कामना थी कि तुम्हारे सामने घुटने टेक कर क्षमा की याचना कर। मरते मरते उसने वसीयत को जिस तरह भी हो सके उसकी ये विनय तुम तक पहुंचाऊं कि तुम्हारी अपराधिनी है, वह तुमसे क्षमा चाहती है। क्या तुम समझते हो, जब वो तुम्हारे सामने आंखों में आंसू भर आती तो तुम्हारा हृदय पत्थर होने पर न पिघल जाता? क्या इस समय भी तुम्हें दीन याचना की प्रतिमा से खड़ी नहीं दिखती? जरा चलकर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देख लो। मेसियो आइवन, तुम्हारा मन अब भी उसके चुंबन के लिए विकल हो जाएगा। मुझे जरा भी ईर्ष्या ना होगी। उन फूलों की सेज पर लेटी हुई ऐसी लग रही है मानो फूलों की रानी हो। जीवन में उसका एक ही अभिलाषा अपूर्ण रह गई। आइवन, वह तुम्हारी क्षमा है। प्रेमी हृदय बड़ा उदार होता है। आइवन, वह क्षमा और दया का सागर होती है। ईश्वर और दम्भ के गंदे नाले उससे मिलकर उतने ही विशाल और पवित्र हो जाते हैं। जिसे एक बार तुमने प्यार किया, उसकी अंतिम अभिलाषा के तुम उपेक्षा नहीं कर सकते। उसने आइवन का हाथ पकड़ा और सैकड़ों कोतूहलपूर्ण नेत्रों के सामने उसे लिए हुए अर्थी के पास आया और ताबूत के ऊपरी तख्ता हटाकर हेलन का शांत मुखमंडल उसे दिखा दिया। स्पंदन, निश्चेष्ट, निर्विकार छवि को मृत्यु ने एक गरिमा सी प्रदान कर दी थी, मानो स्वर्ग की सारी विभूतियां उसका स्वागत कर रही थी। आइवन की कुटिल आंखों में एक दिव्य ज्योति सी चमक उठी। वह दृश्य सामने खिंच गया जब उसे हेलन को प्रेम से आलिंगन किया था। अपने हृदय के सारे अनुराग और उल्लास को पुष्पों में गूंथ कर उसे गले में डाला था। उसे जान पड़ा ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है। सपन है या एकाएक उसके आंखें खुल गई। वह उसी भांति हेलन को अपनी छाती से लगाए हुए उस आत्म आनंद के एक क्षण के लिए क्या वह फिर 14 साल का कारावास झेलने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या अब भी उसके जीवन में सुखद घड़ियां वही नहीं थी जो हेलन के साथ गुजरती थी? और क्या उन घड़ियों के अनुपम आनंद को उन 14 सालों में कभी भूल सका था? उसने ताबूत के पास बैठकर श्रद्धा से कांपते हुए कंठ से प्रार्थना की, ईश्वर, तू मेरी प्राणों से प्रिय हेलन को अपनी क्षमा के दामन में ले ले। और जब वह ताबूत कंधे पर लिए चला तो उसकी आत्मा लज्जित थी। वह अपनी संकीर्णता पर, उद्घिन्नता पर, अपनी नीचता पर, और जब ताबूत कब्र में रख दिया गया वह बैठ कर न जाने कब तक रोता रहा। दूसरे दिन रोमनाथ जब फतिहा पढ़ने आया तो देखा आइवन सजदे में सिर झुकाए हुए और उसकी आत्मा स्वर्ग को प्रयाग कर चुकी थी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कैदी लीड इंडिया टीवी द्वारा प्रस्तुत स्वर साहिल श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी ने राष्ट्र प्रेम और पति पत्नी के संबंधों पर इतनी खूबसूरत कहानी का वर्णन किया है जो दिल को द्रवित कर देता है।
मैं जब इन कहानियों को पढ़ता हूं तो अंदर से मैं द्रवित हो जाता हूं। कितनी सच्ची और कितनी खूबसूरती से लिखी हुई कहानियां हैं कि बस आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कैदी लोगों तक जा सके और लोग समझ सके कि राष्ट्र प्रेम, पति पत्नी के रिश्तों की क्या मर्यादा होती है और प्रेम क्या होता है, और एक 14 वर्ष के कैदी का जीवन क्या होता है। कितने सवाल, अनगिनत सवालों का उसके मन में होता है, और सवालों का अंत वो नहीं, कहानियां दे देती हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपके साथ नई कहानियों के साथ। हमारे साथ लगे रहिए। जय हिंद। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीबुड.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीबुड.live।